बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, जिस्म में कैसे बनता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है जिस्म में, अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो जिस्म के ऊपर इसके क्या असरात आते हैं, और फिर उन असरात को ख़त्म करने के लिए, उन असरात का ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी अद्वियात मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करके इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि जिस्म में पैदा होता है एक दूसरे केमिकल जिसको हम प्यूरिन्स कहते हैं उसके मेटाबोलाइजेशन के नतीजे में। मसलन जब बॉडी प्यूरिन्स को मेटाबोलाइज करती है, जिस्म के अंदर उसको कारामद बनाती है, तो उसकी जो बाई प्रोडक्ट के होता है उसमें यूरिक एसिड पैदा होता है। तो जैसे जैसे ये जिस्म में पैदा होता है, बॉडी का एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें गुर्दे इसको सबसे ज़्यादा इसके ऊपर असर करते हैं और इसको जिस्म से खारिज करते रहते हैं। यूरिक एसिड एक ख़ास मिकदार में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। ये 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक एक मर्द के अंदर पाया जाता है, एक मेल के अंदर ये मौजूद होता है। और इसी तरह फीमेल के अंदर 2.0 से लेकर 6.0 तक ये मौजूद होता है। 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है मर्दों और औरतों में। अगर यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। अब इस मिकदार के बढ़ने की वजह क्या होती है? इस मिकदार में हम तीन चीज़ों मद्देनज़र रखते हैं, तीन चीज़ों को देखते हैं कि इसकी वजह बन सकती हैं इसके बढ़ने की। नंबर 1 कि जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है, पैदा होना है इसका, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसकी जो एक्सक्रीशन है, जो इसका जिस्म से अखराज है, वो नॉर्मल होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, अखराज नॉर्मल होता है, तो एज ए रिज़ल्ट ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है। दूसरी इसकी वजह यह हो सकती है कि प्रोडक्शन जो इसकी है वो नॉर्मल है, जो इसकी एक्सक्रीशन है, जो अखराज इसका है वो कम हो जाता है। प्रोडक्शन नॉर्मल है, एक्सक्रीशन कम हो जाती है, तब भी यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है खून के अंदर। और तीसरी चीज़ है कि ये दोनों इफेक्ट भी मौजूद हो सकते हैं कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है और एक्सक्रीशन भी कम हो सकती है, तो इससे ये मल्टीपल इफेक्ट आता है और इससे यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ब्लड में कम हो जाती है। वो मरूसी बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मरूसी तौर पर होती हैं जिसमें यूरिक एसिड की मिकदार ब्लड के अंदर कम हो जाती है। और अगर ब्लड के अंदर 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हो जाए यूरिक एसिड, तो ये सब कंडीशन जो है ये कहलाती है हाइपोयूरिसीमिया। अगर 7.0 से बढ़ जाए यूरिक एसिड की मिकदार तो उसे हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, और अगर 2.0 या इससे कम हो जाए तो हो जाती है हाइपोयूरिसीमिया। तो आज हम देखें कि अगर हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है तो उसके बॉडी के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो इसकी आती है, इसका इजहार जो सबसे ज़्यादा होता है, उसे हम गाउट कहते हैं। गाउट के अंदर हम एक अलग वीडियो करेंगे जिसमें बताएंगे कि गाउट की क्या साइन एंड सिम्टम है। इस वक्त हम सिर्फ यहाँ ना अभी सिर्फ जनरल यूरिक एसिड के मतलब की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है यूरिक एसिड के असरात वो आ जाते हैं किडनी के ऊपर। किडनी के अंदर किडनी स्टोन बन सकती हैं, किडनी के अंदर किडनी के फेलियर हो सकता है, या किडनी के दूसरे और कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं इसके यूरिक एसिड के एक्सेस होने की वजह से, हाइपर यूरिसीमिया होने की वजह से। तो वो हम ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम किडनी के स्टोन और किडनी फेलियर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बताने लगे हैं कि
हाइपरयूरिसीमिया की वजह से जो मैनिफेस्टेशन बॉडी में आती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। गाउट में भी हो सकती हैं, गाउट की एक सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन हो जाती है, दूसरा किडनी में हो जाती है, हार्ट में भी हो सकती है। तो ये बाकी जो हम ये चैप्टर बाद में इसको डिस्कस करेंगे हर एक अलग-अलग वीडियो में। अब हम आते हैं कि अगर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं या जो हम खुराक है जिसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड जो है वो जिस्म में बढ़ जाता है। तो जो सबसे पहले इसकी जो वजह बनती है वो है रेड मीट। रेड मीट जिसे हम बीफ, मटन, पाकिस्तान में बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त कहते हैं, ये जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जब भी ये इस्तेमाल करते हैं तो इसके नतीजे में जब इसकी जो होती है डाइजेशन होती है, मेटाबॉलाइजेशन ये होता है गोश्त, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड जो है ना वो पैदा होना ही होता है। और ख़ास तौर पे जो जिगर का इस्तेमाल, कलेजी जो लोग इस्तेमाल करते हैं या गुर्दे जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको खाने पर कलेजी खाने करते हैं या गुर्दे का इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे को पका के बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्गन मीट। तो जो आर्गन मीट का इस्तेमाल है ये भी यूरिक एसिड बढ़ाने का एक सबब बन जाता है। इसके बाद दूसरी जो इसकी है वो अल्कोहल का इस्तेमाल है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ें जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी, मीठी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जो है यूरिक एसिड की मिक़दार जो है खून में बढ़ जाती है। पहले रेड मीट आ गया, आर्गन मीट आ गया, अब ये आगे के जूसेस वगैरह लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाते हैं। और सी फूड का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा, मॉडरेट मछली इस्तेमाल करें आप तो इसमें ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिक़दार में भी इस्तेमाल करेंगे, मछली सी फूड का इस्तेमाल करेंगे, तब भी यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद कुछ सर्टन कैंसर्स हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। और फिर कीमोथेरेपी कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। मोटापा इसका एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। यूरिक एसिड के जिस्म में हाइपरयूरिसीमिया होने की जो वजह होती है उसमें मोटापा भी एक वजह बन जाती है। इसके बाद हेरिडिटरी मौरूसी तौर पर कुछ लोगों के अंदर ये यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। अब ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके जब हम खुराक इस्तेमाल करते हैं या कुछ बीमारियां हैं जिनसे यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इसमें यूरिक एसिड कम हो जाता है, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड कम हो जाता है, तो उसमें हेरिडिटरी यानी कि मौरूसी तौर पर भी कुछ ऐसे होता है, फैमिली के अंदर ही चलती आ रही होती है कि उनका यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम होती है। प्रेगनेंसी भी एक वजह है जिसमें यूरिक एसिड की जो है ना मिक़दार कम हो जाती है। और उसके बाद मेल न्यूट्रिशन, खुराक मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना, इसमें भी यूरिक एसिड की मिक़दार जिस्म के अंदर कम हो जाती है। ऐसी मौरूसी कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार कम हो जाती है जिस्म के अंदर। तो अब यह है कि अगर किसी बंदे के अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए कि आप रेड मीट का इस्तेमाल जो है ना वो कम करें। अगर जिनके अंदर जाना तो वो बिल्कुल इसको छोड़ दें, रेड मीट का इस्तेमाल ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक, जूसी थिंग्स इनका इस्तेमाल ना करें। मीठे जूस वगैरह जो है ना इनका इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि ना ही करें तो अच्छा है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें लेकिन फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना।
ये थोड़ा सा एक आपने ना करेंगे। फ्रेश फ्रूट के जब आप जूसेस इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें फ्रक्टोज़ की मकदार ज़्यादा होती है। जब आप एक फ़र्ज़ करेंगे एक एप्पल खाते हैं और जब एक एक गिलास आप एप्पल का जूस पी रहे हैं तो उनमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रक्टोज़ की मकदार जो होता है ना वो ज़्यादा होने से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। इसके बाद ये है कि ओबेसिटी, मैंने बताया कि ओबेसिटी जो है वो उससे की वजह से, मोटापा होने की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो सकती है। तो अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने वेट को नॉर्मल रेंज पर लेके आएँ। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसको देखें और उसके हिसाब से अपने वेट को ना वो लेके आएँ। फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल मैंने कहा आपको ज़्यादा करें। फ़ैट का इस्तेमाल कम करें। आप जब फैट्स, क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अब फैट्स का इस्तेमाल जो है ना वो कम करें, जितना ज़्यादा कम हो सकता है उससे यूरिक एसिड आपका कम होता है। स्वीट्स का इस्तेमाल मैंने आपको पहले कहा कि स्वीट्स का, बेकरी का जो सामान है उसके, अगर आप बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, उसको आप कम करें। उसके कम करने से भी आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मकदार आपकी कम हो जाती है। तो अब हमने यहाँ तक क्या देखा कि हमने देखा कि यूरिक एसिड क्या है, कैसे ये जिस्म के अंदर पैदा होता है, इसका फिर ये एक्सक्रीट कैसे जिस्म से अखराज इसका कैसे होता है। जब ये ज़्यादा हो जाए तो उसको, इसकी नॉर्मल रेंज है वो क्या है, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन बॉडी के अंदर आती हैं वो हमने कहा कि अलग-अलग डिस्कस करेंगे, बाद में अलग वीडियो में बनाएंगे, गोट की, किडनी स्टोन की। और हमने देखा है कि ग़िज़ाएँ, खुराक ऐसी जिसके साथ यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है और किस तरह हम अपनी खुराक को कंट्रोल करके अपनी जो डेली रूटीन है उसको सही करके तो हम इसका जो है ना यूरिक एसिड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब फिर यही, इसमें मैं आपको बात यही कहूँगा कि होम्योपैथिक जो है ना ट्रीटमेंट, ये गोट, जैसे हम जब गोट में जाएंगे तो उधर उसका अलग ट्रीटमेंट बताएंगे। जब हम किडनी में जाएंगे, स्टोन में या हार्ट पे डिजीज़ में जाएंगे तो उनमें अलग उनका स्पेसिफिक जो उस डिजीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा वो हम बताएंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक जर्नल आपको देने लगे हैं, एक इंडिकेशंस यूरिक एसिड की जो मेडिसिन जर्नल वो आपको बताने लगे हैं कि वो कौन कौन सी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके अंदर उन मेडिसिन के मुताबिक सिम्टम मौजूद हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है यूरिक एसिड की वो है एसिड बेंजोइकम, एसिडम बेंजोइकम 30 में। ये होम्योपैथी की एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है जो यूरिक एसिड को कम करने में बड़ी मदद देती हैं। लेकिन इसकी जो ख़ास इंडिकेशन है वो क्या है, सबसे पहले जो एसिड बेंजोइकम पेशेंट होगा उसका जो यूरिन होगा वो बहुत ऑफेंसिव होगा। उसके जो यूरिन की जो ऑर्डर होती है, उसकी जो स्मेल होती है, बू होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को महसूस होता है, घर वालों को भी महसूस होता है कि जब वॉशरूम से जब वो निकलता है तो पता चलता है कि अंदर कोई किसी ने पेशाब किया, यानी कि इतनी उसकी यूरिन तो की जो ऑफेंसिव होता है। उसमें ये डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का पेशाब होता है पेशेंट का और उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। अगर यही चीज़ आप बच्चों में देखते हैं, क्योंकि उनके जो रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बेड वेटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अगर आप देखते हैं कि पेशाब की बदबू बहुत ज़्यादा है और पेशेंट जो है ना उसके जब रात को पेशाब करते हैं या जब भी सुबह पेशाब करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है उसके पेशाब में से। तो ये मेडिसिन उनके बेड वेटिंग में भी इस्तेमाल होती है। एक चीज़ इसकी जो सबसे ख़ास है वो ये है कि पेशेंट जो होता है ना वो आपको ये कहेगा कि जी मुझे अगर पेशाब ज़्यादा खुल के आता है, खुल के पेशाब आता है तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होता हूँ, मुझे जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मेरा पेशाब कम आ जाए तो मुझे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये इसकी बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अगर पेशेंट का पेशाब क्लियर आए, खुल के आए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है अपने आप को, और जब पेशाब कम आता है उसका तो उसको जिस्म में दर्दें वगैरह महसूस होती हैं। और ये चाहे
एक्यूट हो, यानी कि अभी नई नई बीमारी है, जिस समय हाइपरयूरिसीमिया हुआ है तब भी ये इस्तेमाल होते हैं, और अगर क्रॉनिक है काफ़ी देर का है तब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं। दोनों सूरतों में, दोनों हालतों में आप एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। ये भी यूरिक एसिड को जिस्म से ख़त्म करने में बहुत मददगार होती है मेडिसिन। इसको भी हम 30 में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली 200 में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी जो पेशेंट है, इसके जो इंडिकेशन है कि किन पेशेंट को हम ये देते हैं मेडिसिन, उनके उसमें सबसे पहले ये है कि जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है, बहुत तेज़, दिमाग उसका बहुत तेज़ होता है, जहन उसका बहुत तेज़ होता है, वो बड़ा ज़हीन होता है। लेकिन अगर आप जिस्मानी तौर पर उसको देखें तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बिल्कुल पतला, लीन सा, पतला सा होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन जहनी तौर पर वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है तेज़ दिमाग होता है, हर चीज़ बड़ी जल्दी समझ आता है और बहुत ज़्यादा वो ना ज़हीन होता है। इसके अंदर ये चीज़ें जो है, ये पेशेंट की जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होता है। अब इसके जो यूरिन के सिम्टम होते हैं इसके साथ वो ये होती है कि इसके जो पेशाब होता है उसके अंदर रेड सैंड, यानी कि जैसे आप कह लें जो ईंट होती है ना, ईंट का जो पाउडर अगर ईंट का बनाया है तो जिस तरह कलर का वो होता है ईंट का पाउडर, वो उसके पेशाब के अंदर नीचे महसूस होता है। उसके जो सेडिमेंट होता है पेशाब करते वक्त भी महसूस होते हैं कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़र्रात सुरख मौजूद हैं, और जब वो थलचट बैठती है, आप कुछ देर पेशाब को रखें तो नीचे उसकी एक तह बैठ जाती है जो कि रेड कलर के होते हैं, ब्रिक रेड ईंट का जो पाउडर होता है उस तरह की महसूस होती है। इसमें जो पेशेंट है वो जब एक चीज़ उसकी ख़ास है कि पेशेंट में कमर दर्द होती है, उसको पीछे बैक में पेन होती है, और जब वो पेशाब करता है तो करने के बाद उसकी बैक की पेन जो होती है ना वो बड़ी रिलीफ मिलता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है, दर्द उसकी कम हो जाती है। ये इसकी दूसरी जो इंडिकेशन है वो इसमें लाइकोपोडियम के पेशेंट में होते हैं, और बार बार इसको पेशाब करने की हाजत होती है। तो लाइकोपोडियम में पेशेंट लीन होगा, इंटेलिजेंट होगा, बार बार उसको हाजत होगी पेशाब करने की, उसके पेशाब के अंदर ब्रिक रेड जो है सेडिमेंट बैठेंगे, और पेशाब करने अगर उसको कमर दर्द भी साथ हो रही है तो पेशाब करने से उसकी कमर दर्द कम होगी। ये लाइकोपोडियम के सिम्टम है। अगली मेडिसिन जो है वो है कॉल्चिकम। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है यूरिक एसिड की, कॉल्चिकम। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो पेशेंट होते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जिस्मानी तौर पर वो बड़े मजबूत होते हैं, जिस्म उनका बड़ा, मैंने आपको बताया कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उसका जिस्म बड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन कॉल्चिकम के पेशेंट का जिस्म जो होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है। ओल्ड एज में ये बर्ड मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है। और इसके जो पेशाब के अंदर जो सेडिमेंट होता है, जैसे मैंने लाइकोपोडियम में बताया कि ब्रिक रेड सेडिमेंट होते हैं, तह बैठती है, इसके अंदर जो होता है ना वो वाइटिश तह बैठती है, वाइटिश कलर की, वाइट पाउडर सा होता है जो इसके नीचे, इसके पेशाब के नीचे जब कुछ देर पेशाब को हम रख छोड़ते हैं तो उसके नीचे ये एक वाइट तह बैठ जाती है। और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी जो एक और इंडिकेशन है कि जब इसका यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ता है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मकदार बढ़ती है, तो जो इसका अटैक होता है वो इसमें, इस मेडिसिन में वो अंगूठे में होता है, पाँव के अंगूठे के अंदर, अंगूठे का जो जॉइंट होता है ना उसके अंदर शिद्दत से पेन होती है। ये हम पढ़ेंगे गाउट में भी, जब जाएंगे तो उधर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इसकी एक बड़ी ख़ास इंडिकेशन है कि इसके पाँव के अंगूठे के अंदर जाके ये यूरिक एसिड का हमला होता है, अटैक करता है, और उसको और शिद्दत से अचानक दर्द पेशेंट को बहुत ही सीवियर होता है। इसके बाद इसकी एक जो इसके साथ है बड़ी ज़बरदस्त इसकी इंडिकेशन है वो है इसकी जो स्मेल होती है, जो इसके सेंसिटिव होता है, स्मेल से बड़ा ये पेशेंट सेंसिटिव होता है। हल्की सी भी जो इसकी बदबू है
ये इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और ख़ास तौर पर जो है मीट की, गोश्त की, एग्स की, और गोश्त में, मीट में, ये मछली की, फ़िश की, मीट की। अगर कोई पेशेंट अपने इस चीज़ के उसके अंदर ये चीज़ जान पाया जाए कि वो फ़िश की स्मेल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके अंदर बाकी ये चीज़ें मौजूद हैं, यूरिक एसिड के से अलामात मौजूद हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कॉल्चिकम उसके लिए ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, और उससे इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन जो है वो है अर्टिका यूरिनस। इसको हम मदर टेंचर में इस्तेमाल करते हैं। ये एक जर्नल मेडिसिन है। किसी को भी यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया है जिस्म के अंदर, और उसको कम करने के लिए, फ़ौरन कम करने के लिए अर्टिका यूरिनस आप बग़ैर किसी सिम्टम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मदर टेंचर में 10 ड्रॉप 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, जितना एक्यूटनेस है उसके हिसाब से देखते हुए आप इसको थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर, आधा गिलास पानी के अंदर 10 ड्रॉप इसके डालें, इसको नीम गर्म पानी में, और उसको 4 से 6 दफ़ा डेली इस्तेमाल करने से आपके यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो बहुत जल्दी विदिन 24 आवर वो कम हो जाएगी। 1 से 2 दिन में आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। जैसे अगर मिकदार बहुत ज़्यादा है आपके यूरिक एसिड की तो फिर इसी तरह से हिसाब दो, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आपकी ये नॉर्मल वैल्यू इंशाल्लाह इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आ जाती है। इसके बाद मेडिसिन है अगली बर्बरस वैल्गरस। बर्बरस वैल्गरस जो है ये भी मदर टेंचर में मोस्टली इस्तेमाल की जाती है, 30 में भी इस्तेमाल इसको करते हैं। इसकी जो इंडिकेशन है, इसमें एक ख़ास पेशेंट के अंदर वो महसूस करता है कि जैसे उसके गुर्दों में ना बबलिंग सेंसेशन है। मतलब अब पेशेंट आके कहेगा जी कि मेरे गुर्दों में हवा भरी हुई है, गैस है मेरे गुर्दों के अंदर। अगर गैस इधर हो जाती है तो मेरे गुर्दे ठीक हो जाते हैं, दर्द ख़त्म हो जाती है, इधर हो जाती है तो इस तरफ होती है। गुर्दों के जो रीजन है बैक के ऊपर, वहाँ पर ये महसूस करता है कि यहाँ गैस है। एक ये इसकी सब निशानी है। और दूसरी इसकी जो यूरिक एसिड में, चूँकि ये जब यूरिक एसिड अटैक करता है किडनी में तो ये किडनी स्टोन भी बना देता है। तो वो बाद में हम किडनी स्टोन में भी इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको ये बताना है कि अगर किडनी के अंदर पेशेंट को महसूस हो दर्द, और इसकी ख़ास निशानी ये है कि इसकी दर्द जो है ना वो रेडिएट करती है, एक सेंटर पॉइंट से चारों तरफ रेडिएट करती है। तो ये बर्बरस वैल्गरस की जो है ना ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और इसका यूरिन की जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है कि इसका यूरिन जो होता है वो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश भी होता है, ब्लड रेड भी होता है, रेड सैंड इसमें भी आती है। जैसे लाइकोपोडियम में रेड सैंड आती है, इसमें भी रेड सैंड आती है। लाइकोपोडियम में मोस्टली राइट साइड का किडनी इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड के हो जाते हैं। और इसकी जो लाइकोपोडियम जो हम इसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, इसको डायग्नोज अलग करते हैं, वो ये है कि इसकी जो पेन होती है वो चारों तरफ रेडिएट करती है, एक तरफ नहीं रहती। ठीक है। इसका जो पेशेंट होता है वो पीला सा दूर से लुकिंग नज़र आता है कि ये बीमार सा लग रहा है, यानी कि इसकी जो अपीयरेंस होती है पेशेंट की वो इस तरह की होती है कि वो बीमार सा महसूस होगा, सिकली महसूस होगा, पीला सा उसका जो चेहरा है, उसका जिस्म है वो उसको महसूस होगा, यानी कि आपको एक तासर देगा कि ये बीमार है। ये बर्बरस वैल्गरस की जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन है। अगली जो इंडिकेशन है मेडिसिन है वो है चाइनीनियम सल्फ्यूरिकम, चाइना सल्फ, 30 में इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऐसे पेशेंट जिनके अंदर यूरिक एसिड का रुझान होता है, उनके अंदर उनको उस रुझान को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसकी जो अपनी चाइनीनियम सल्फ के इस्तेमाल करने की इंडिकेशन है वो है इसकी जो पेशाब की ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी जो येलोइश रेड जो इसके नीचे जैसे लाइकोपोडियम में रेड थी, हमने कहा कि कॉल्चिकम में जो है वो वाइटिश जो होता है सेडिमेंट होता है,
जो इसके अंदर चैनिनियम सेल के अंदर जो इसका सेडिमेंट होता है, तह जमती है नीचे, वो होती है येलोइश रेड कलर की, इनकी रेड भी और उसमें येलोइश होता है पाउडर, और येलोइश वाइट कलर का भी होता है। इसमें दोनों की खसूसियात है, वो उधर में रेड है, उसमें काल्चिका में वाइट है, लाइकोपोडियम में रेड है, लेकिन इसमें रेड भी होता है, वाइट भी होता है, लेकिन इसके साथ ये येलो शेड देता है। येलोइश रेड और येलोइश वाइट के जो इसके सेडिमेंट होते हैं, ये होता है, ये इसके यूरिन क्या होता है कि फैटी फैटी महसूस होता है। इसका यूरिन की जो अपीयरेंस होती है वो ऐसे होती है जैसे कि फैटी फैटी होता है। इसके बाद ये है कि इसके जो पेशेंट है वो क्रॉनिक मलेरिया में उसको हो सकता है कि बुखार, उसका मलेरिया बुखार बार बार उसकी जो है ना उसकी पर्सनल हिस्ट्री में बार बार उसको मलेरिया होता होगा, और उसकी वजह से उसके जो ब्लड लॉस की वजह भी एक कि हो सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से उसको एग्जॉस्टेड हो, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से उसकी पल्पिटेशन, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इसकी ख़ास इंडिकेशन है चैनिनियम सेल की, कि थोड़ा सा भी काम करने से, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने से उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसकी अगर पास हिस्ट्री में देखें तो मलेरिया आएगा, और मलेरिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा। इसकी जो यूरिन की आर्डर मैंने आपको बताया, जो बहुत स्ट्रांग होती है, और उसके अंदर सेडिमेंट जो होते हैं वो वाइटिश रेड और वाइटिश येलो होते हैं। ये जो है ना, ये इसकी खास चैनिनियम सेल की इंडिकेशंस है। अगली जो मेडिसिन है वो है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, यूरिक एसिड के लिए भी है। इसकी जो ख़ास इंडिकेशन है, ये देखिए, हर मेडिसिन की ऐसे नहीं कि हम जौन सी मर्जी मेडिसिन उठाएं और पेशेंट को देने के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं। इसकी हर मेडिसिन की अपनी अपनी कुछ इंडिकेशन होती है, जिसको हमने इंडिविजुअलाइज करना होता है दूसरी मेडिसिन से। यूरिक एसिड तो सबको होगा, लेकिन इस जो सामने पेशेंट होता है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अपनी ज़ाती क्या सिम्टम्स है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कि देखें, आँख नाक कान हम सबके हैं, लेकिन हमारी जो फेस की जो फिगर है वो सबकी अलग-अलग होती है। कोई यूनिक बंदा, हर बंदा यूनिक होता है। तो इसी तरह मेडिसिन के अंदर भी देखने में वो लगती हैं कि एक जैसी हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, वो दूसरी मेडिसिन में नहीं होता, और वही डायग्नोज करना होता है होम्योपैथी डॉक्टर ने अपनी मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन में। तो कोकस कैक्टाई में जो इसकी है, ये इसके अंदर मसाने के ऊपर जो होता है ना प्रेशर रहता है। इसका यूरिन जो होता है वो क्लियर होता है, साफ यूरिन होता है, यूरिन क्लियर होता है, लेकिन जब उसको रखा जाता है तो उसके नीचे रेड सेडिमेंट लाइकोपोडियम की तरह जब बैठते हैं। लाइकोपोडियम में हमने बताया कि रेड सेडिमेंट है, लेकिन उसके अंदर ये प्रेशर नहीं आता मसाने के ऊपर। इसके अंदर मसाने के ऊपर एक बोझ सा, एक प्रेशर सा मौजूद होता है, जिसके बाद वो जो पेशेंट को हर वक्त ये तंग करता रहता है कि कुछ ना कुछ है और पेशाब करने जाना पड़ता है, लेकिन वो अक्सर मुझे कहते हैं जी मुझे रहता है, मुझे एहसास होता है कि पेशाब आएगा, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर जाता हूँ। एक्चुअल वो प्रेशर होता है जो उसको मसाने के ऊपर महसूस होता है। ये कोकस कैक्टाई की एक बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें बार बार अर्जिंग होती है, बार बार जो है ना उसको डिज़ायर होती है यूरिनेशन की, पी की। तो ये अब अगर आप देखें कि ग्रेट अर्जिंग, बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आता है, बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, और यूरिन भी खुल के आता है, जैसे पेशेंट का कॉपियस ज़्यादा आता है, यूरिन काफ़ी ज़्यादा उसको आता है, क्लियर आता है, लेकिन अगर कुछ देर रखें तो उसका रेड सेडिमेंट बहते हैं। तो इसके लिए कोकस कैक्टाई। अगली मेडिसिन जो होती है वो है नेक्ट्रम सल्फ। नेक्ट्रम सल्फ में पेशाब करने के दौरान जलन महसूस होती है। पेशाब करने के दौरान, पहले नहीं, पेशाब करने के दौरान होती है, और पेशाब करने के बाद वो कम हो जाती है। इसमें पेशाब ज़्यादा भी आ सकता है, पेशाब कम भी आ सकता है। जलन इसके अंदर आपको पेशाब में, यूरिथ्रा में जब पेशेंट पेशाब कर रहा होता है तो उसको जलन सी यूरिथ्रा में महसूस होती है। तो
काफ़ी बहुत ज़्यादा पेशाब भी आ सकता है, पेशाब स्कैंटी भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में जलन होगी। और जैसे ही पेशाब कर लेगा तो पेशाब करने के बाद वो सुकून में आ जाएगा, उसकी जलन भी कम हो जाएगी। इसके अंदर भी वो ब्रिक डस्ट सेडिमेंट मौजूद होते हैं। ईंट के जो पाउडर होता है उसका बरादा पड़ता है। इसमें येलो वाइट भी होते हैं, ब्रिक डस्ट भी होते हैं, सेडिमेंट भी होते हैं, वाइट येलो भी होते हैं। और इसके मरीज़ को रात को पेशाब ज़्यादा आता है। अब देखें, इंडिविजुअलाइज करना, गौर करें कि मैंने पीछे लाइकोपोडियम में कहा, उसमें भी जो रेड सेडिमेंट थे कॉल्चिकम में भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन कॉल्चिकम में और लाइकोपोडियम में जलन नहीं है, इसमें जलन मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर जो है ना रात को पेशाब ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, और पेशाब थोड़ा आएगा, बार बार आएगा, ये इसकी इंडिकेशन है। और ख़ास ये उस वक्त इसकी इंडिकेशन और ज़्यादा ये इंडिकेट होती है मेडिसिन जब के पेशेंट को नमदार घरों में रहता हो, ऐसे बेसमेंट में रहता हो जिसके अंदर नमी ज़्यादा हो, तो वो उस नमी ज़्यादा हो में रहने की वजह से भी उसको ये सिम्टम्स जो है ना आ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो नमदार घरों में रहते हैं और उनके अंदर ये बाकी सिम्टम जो मैंने आपको नेट्रम सल्फ की बताई हैं, तो वो तो नेट्रम सल्फ उनकी ज़बरदस्त मेडिसिन बनती है। अगली मेडिसिन जो है वो है सीपिया। सीपिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है लाइकोपोडियम की तरह। ये भी जो रुझान है यूरिक एसिड का जिस्म में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसके जो होता है यूरिन, ये ऑफेंसिव होता है, इसका भी यूरिन जो ऑफेंसिव होता है, इसके अंदर भी जो है ना रेडिश सेडिमेंट होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम में है, जैसे कॉल्चिकम में है, जैसे नेट्रम सल्फ में है, इसमें भी होते हैं। लेकिन ये उनसे मुख्तलिफ कैसे है वो आगे आपको बताते जाएंगे। इसमें भी पेशाब ज़्यादा आता है और रात को ज़्यादा आता है। पेशाब ज़्यादा आता है और रात को, जैसे नेट्रम सल्फ में हमने बताया कि रात को, लेकिन नेट्रम सल्फ में क्या है कि नेट्रम सल्फ में जलन होती है, इसमें जलन नहीं होती। यूरिथ्रा में पेशाब करने की नाली में इसमें जलन नहीं होती, पेशाब रात को आता है, ठीक है ना। इसके में भी रेड सेडिमेंट होते हैं। इसके बाद येलो सेडिमेंट भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, रेड सेडिमेंट भी होते हैं, लेकिन इसका पेशाब रात को होता है। और इसकी जो दूसरी इंडिकेशन है वो है, जैसे हमने वो उधर पढ़ी है कोकस कैक्टाई में, इसमें भी जो है ना नीचे की तरफ मसाने के ऊपर प्रेशर होता है। जैसे हमने कोकस कैक्टाई में पढ़ा है मसाने के अंदर प्रेशर, इसी तरह सीपिया में मसाने के अंदर प्रेशर होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये करने कि सीपिया में जो होता है ऐसे महसूस होता है कि हर चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई, यानी कि डेंटल ऑर्गन से ना जो हर चीज़ अंदर से पेट की, पेल्विक की, पेट के नीचे वाले हिस्से की, वो ऐसा महसूस होता है पेशेंट को कि ये हर चीज़ मेरी बाहर की तरफ गिर जाएगी। ये जो बेरिंग डोन सेंसेशन इसे हम कहते हैं, ये सीपिया की एक ख़ास अलामत है। कोकस कैक्टाई में सिर्फ प्रेशर महसूस होता है, उसको ये नहीं होता कि अंदरूनी जो अज़ा हैं वो उसके बाहर गिर जाएंगे। सीपिया के अंदर ख़ास तौर पर औरतों के अंदर ये चीज़ महसूस होती है उनको कि मेरे जो अंदरूनी ऑर्गन है, एब्डोमिनल के जो ऑर्गन है, पेल्विक के जो ऑर्गन है, वो ऐसा लगता है जैसे उनको वो बाहर की तरफ नीचे गिर जाएंगे। ये एक इंडिकेशन है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। और इसमें सीपिया को प्रेस्क्राइब करते वक्त, सीपिया को इस्तेमाल करते वक्त, तो ये चीज़ है। लास्टली जो हमारी मेडिसिन है ये भी अर्टिका यूरिनस की तरह, जैसे मैंने बताया आपको कि अर्टिका यूरिनस को आप बगैर किसी सिम्टम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर बर्नट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कराते थे जो उनके पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते थे। तो इसी तरह ये जो मेडिसिन ये बताने लगा हूँ आपको, इसका नाम है थलास्पी बरसा। ये भी मदर टेंचर में 10 से 15 कतरे
ताज़े पानी में इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं। अर्टिका यूरिनस मैंने आपको बताया है कि उसको नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें, लेकिन थलास्वी परसा को आप ताज़े पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 ड्रॉप 3, 4, 5 दफ़ा रूटीन में आप अपनी यूरिक एसिड की जो मिकदार है उसको देखते हुए, तो ये भी बग़ैर किसी इंडिकेशन के इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज हमने इसको सम अप अगर करें इस वक्त, तो हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा है कि यूरिक एसिड क्या है, कैसे ये बॉडी में बनता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज कितनी है, उसके बाद कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसके इस्तेमाल से ये यूरिक एसिड बढ़ता है और किस तरह हमें इसको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड के जो असरात हैं, गाउट, किडनी डिजीज़ और उसके बाद हार्ट में, आहिस्ता आहिस्ता हम सबको देखते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।